हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है, हमने कक्षा 10 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इतिहास के संशोधित पाठ्यक्रम का अध्याय 1 स्टार्ट किया हुआ है और जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। हमने इसकी पहले 2 वीडियोज़ कर ली हैं जिनमें हमने जाना कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का उदय और उसका विकास। उसके बाद हमने जाना कि इस सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना रही है और हमने नगर योजना के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने इस सिंधु सभ्यता की कला के बारे में, आर्ट के बारे में और उसके राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। हमने जाना कि संभवतः वहाँ पर अच्छा शासन रहा होगा और अच्छे प्रशासन की ओर संकेत करती हैं उनकी राजधानियाँ, जो हमने पढ़ा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसकी राजधानियाँ मानी जाती हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि राखीगढ़ी और धोलावीरा जो हैं वो बड़े बड़े स्थल थे, वो भी एक अच्छे प्रशासन की ओर संकेत करते हैं। आज हम जानेंगे कि इस सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा था और इस सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था, और उसके साथ साथ हम आर्थिक जीवन के बारे में भी जानेंगे कि लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या था, कौन कौन से उद्योग धंधे उस समय प्रचलित थे, तथा अंत में हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। इतनी अच्छी सभ्यता कैसे एकाएक समाप्त हुई या फिर धीरे धीरे, या क्या कारण थे जिससे सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले वाली वीडियो से आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपको पता ही है कि आप अगर गाइड भी लेंगे, HBSC में आपको एक हेल्प बुक लेनी पड़ती है जिसमें आप गाइड्स के जरिए याद करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर बड़े बड़े मिलेंगे, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपकी इन वीडियोज़ के जरिए आपको नोट्स टाइप सीरीज़ बताई जा रही है और आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर करवाए जा रहे हैं। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। हम जानेंगे आज सरस्वती सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। इस सभ्यता के स्थलों में दुर्ग तथा आवास क्षेत्र हमने पढ़ा था। पूर्व और पश्चिमी में 2 टीले पाए जाते थे जिनमें एक दुर्ग होता था और एक आवासीय क्षेत्र होता था। और दुर्ग यह बताता है कि दुर्ग में संपन्न व्यक्ति रहते थे, जबकि आवास क्षेत्र में साधारण जनता रहती होगी। अब नेक्स्ट यानी समाज के बारे में बताया गया है कि दुर्ग संकेत करते हैं कि समाज में उतार चढ़ाव रहा होगा, यानी एक तरफ उच्च वर्ग के लोग भी रहते होंगे, दूसरी तरफ निम्न वर्ग भी रहा होगा। धोलावीरा का दुर्ग 2 भागों में बटा हुआ था। वैसे तो आपने जाना कि हर एक स्थल 2 भागों में बटा होता है, लेकिन धोलावीरा ऐसा क्षेत्र था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कहने का मतलब मेरा ये है, 2 भागों में दुर्ग बटा हुआ था और एक भाग अलग था जो आवासीय क्षेत्र होता था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और 2 भागों में, दुर्ग के 2 भागों में संभवतः एक भाग में शासक रहते होंगे और दूसरे में अधिकारी वर्ग यानी प्रशासन वर्ग रहता होगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषक, किसान लोग, कुंभकार यानी कुम्हार लोग, बढ़ई, नाविक, शिल्पी, जुलाहे आदि अन्य महत्वपूर्ण वर्ग थे जो कि समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उस समय के लोग समाज में शाकाहारी लोग भी रहते थे, मांसाहारी लोग भी रहते थे। उनका मुख्य भोजन यानी मुख्य फसलें जो वो खाते थे गेहूं और जौ थे। इसके अलावा अन्य फसलें भी वो उगाते थे, जिसके बारे में हम उनके आर्थिक जीवन के बारे में जानते हुए पढ़ेंगे। आभूषणों के वो शौकीन थे। आप जानेंगे कि वो हार पहनते थे, कंगन, बाजूबंद, पुरुष जो लोग होते थे वो बाजूबंद वगैरह अच्छे से बाजू पर बांध कर रखते थे, और महिलाएं अंगूठी वगैरह भी पहनती थी। हाथी दांत का प्रयोग कंघा बनाने के लिए किया जाता था और तांबे के शीशे प्रयोग किए जाते। दर्पण किस चीज़ का बना होता था? तांबे का। अब आप ये मत जानिए कि आपके सिर्फ ये पॉइंट आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करवाएंगे।
आप पाएंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर होते जा रहे हैं साथ साथ, और वो भी नोट्स में। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि उस समय तांबे जो दर्पण किस धातु के बने होते थे, आप बताएंगे तांबे के। आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य भोजन में कौन सी फसलें शामिल थी, आप बताएंगे गेहूं और जौ शामिल थी। वहाँ के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, आप बताएंगे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। आपसे पूछा जाएगा मनोरंजन के साधनों में कौन सी चीज़ प्रयोग की जाती थी, बताएंगे शतरंज यानी चौपड़ खेलने के वो बड़े शौकीन थे और नृत्य के शौकीन थे। उसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में बात आती है। आर्थिक जीवन में मुख्य कार्य जो उनका था वो कृषि था, एग्रीकल्चरल, यानी एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी यह। मुख्य फसलें आपने पढ़ा, लेकिन उसके अलावा चावल, मूंग, मसूर, सरसों, कपास, तिल वगैरह भी उगाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की कपास जो है वो विश्व प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया अभिलेखों में इसे सिंडोन कहा गया है, यानी सिंधु नदी के किनारे पर जो पैदा हुई फसल सिंडोन कहा गया है वहाँ की, यानी यहाँ की कपास इस सभ्यता की बड़ी प्रसिद्ध थी। मेहरगढ़ से प्रमाण मिला है कि खेती में वो लोग दराती जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे, उपकरणों का प्रयोग करते थे। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, यानी ये दिखाता है कि वहाँ पर लोग हल का प्रयोग भी करते थे जुताई करने के लिए। वो लोग भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा वगैरह पालते थे, और उस समय लोग हाथी भी रखते थे। उद्योग धंधों में उस समय के लोग आभूषण उद्योगों में कार्यरत थे, औजार बनाते थे, उपकरण बनाते थे। जैसे कि स्रोत बताते हैं कि राखीगढ़ी से कार्नेलियन और तिगड़ाना से फियांस बनाने की जो है कार्यशाला, वर्कशॉप मिली है कि यहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग करके आभूषण, औजार वगैरह बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने के, ईंट उद्योग आदि अन्य कार्य भी इस सभ्यता के लोग करते थे। आयात निर्यात में आपसे अलग से भी पूछा जाएगा कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापार पर नोट लिखो। आप बताएंगे कि इस समय आयात निर्यात बहुत सी वस्तुओं का किया जाता था, जिनमें कीमती पत्थर जो थे और धातुएं थी वो आयात की जाती थी। आई होप कि आपको आयात का मीनिंग तो पता होगा। आयात का मतलब है किसी भी देश से, किसी जगह से वस्तुओं का मंगवाना क्या कहलाता है, आयात। तो बाहरी देशों से कीमती पत्थर और धातु आदि चीज़ें, धातुओं में सोना, चांदी आदि, जो आपने कक्षा 6 इतिहास में जाना था कि टीन अफगानिस्तान से, सोना ईरान अफगानिस्तान से या भारत के कर्नाटक से भी मंगाया जाता था, चांदी मंगवाया जाता था ईरान अफगानिस्तान से। तो ये धातुएं हैं जो वो बाहर के देशों से मंगवाई जाती थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मसाले, वस्त्र आदि बाहर भेजे जाते थे। आपको पता है अब भी भारत मसालों के उत्पादन में निर्भर है, और वस्त्र तो आपको पता ही कि कपास बड़ी प्रसिद्ध थी, उससे वस्त्र बनाए जाते थे जो कि विदेशों में बड़े फेमस थे। समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। इस बात का प्रूफ मिलता है मोहनजोदड़ो की एक मुहर से। उस मुहर पर नाव का चित्र बनाया हुआ है कि यह दर्शाता है कि उस समय के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। और लोथल से मिट्टी की नाव का एक खिलौना मिला है, वो दिखाता है कि व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था। अब आपसे 3 नंबर में एक अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए सिंधु सभ्यता के व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे कि आयात निर्यात चलता रहता था, कीमती पत्थर, धातुएं वगैरह विदेशों से मंगाई जाती थी, और भारत से वस्त्र और मसाले वगैरह बाहर भेजे जाते थे। समुद्री व्यापार होता था, यानी वो विदेशों से, जैसे आपने पढ़ा कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, उन देशों के साथ व्यापार किया जाता था। और व्यापार किया जाता था, इस बात का भी प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चला है कि उनका
मेलुहा सभ्यता से, यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम दिया गया है, उससे उनका व्यापार होता था, ये प्रमाण मिले हैं। अब एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सरस्वती सिंधु सभ्यता के क्या नाम बताया गया है, आप बताएंगे मेलुहा। और व्यापार के बारे में दर्शाती है बंदरगाह, और बंदरगाह कौन सी थी उस समय फेमस? लोथल। लोथल उस समय व्यापार के लिए बंदरगाह होती थी, और वहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है, दर्शाता है कि पैमानों का प्रयोग किया जाता था पैमाइश करने के लिए। उसके बाद धार्मिक जीवन। आई होप कि अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ गया तो आप व्यापार के बारे में आसानी से, आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। इन रिलीजियस लाइफ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि वो लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, यानी हर एक चीज़ों पर, मोहर पर, आभूषणों पर, या फिर अलग अलग जगह पर वो मातृदेवी यानी नारी शक्ति की चित्र बनाते थे और नारी शक्ति की वो पूजा किया करते थे। उसके बाद पशुपति शिव की पूजा करते थे, क्योंकि उस समय शिवलिंग के प्रमाण भी मिले हैं, दर्शाते हैं। पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है, वो दिखाती है कि उस समय पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। वो लोग पशु और वृक्षों की पूजा भी किया करते थे, जिसमें एक सींग वाले पशु, बैल, पीपल जो कि वृक्षों में, उनकी पूजा वो लोग किया करते थे। उन लोगों को योग के महत्व का भी पता था। मोहनजोदड़ो की मोहर पर एक पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है। ये दिखाता है कि उस समय के लोगों को योग का महत्व पता था। दाह संस्कार के यानी अंत्येष्टि करने के 3 प्रकार के तरीके वो लोग अपनाते थे। पूर्ण समाधिकरण, यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि वो, जैसे आपको पता है कि वैसे की वैसी डेड बॉडी ली और नीचे दबा दी, गड्ढे खोद के दबा दी। आंशिक समाधिकरण में वो लोग क्या किया करते थे, एक बार शव को बाहर छोड़ देते थे, चील कौवे वगैरह जो है उसको नोच कर खा जाते थे। जब उसका कंकाल रह जाता था तो कंकाल को वो धरती में दबा देते थे, वो आंशिक समाधिकरण होता था। उसके बाद दाह संस्कार, आपको पता है कि वो लोग शव को जला देते थे। ये 3 प्रकार के तरीके वहाँ प्रचलित थे। शव के साथ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उनका मानना था कि एक मरने के बाद व्यक्ति का अगला संसार होगा जिसमें ये चीज़ें काम आएंगी, तो शव के साथ वस्तुएं रखी जाती थी। अब जाते जाते अंतिम पॉइंट लेसन का, कि ये सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, जो कि लेसन का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, उसके बारे में विचार प्रकट कीजिए या फिर विस्तार से लिखिए। पहला कारण है प्रशासन की विफलता या प्रशासनिक शिथिलता। आपने अध्याय में जाना, मैंने आपकी समझाने के लिए यहाँ पर अच्छे से लिखा है कि प्रशासनिक विफलता में ये है कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ फिर, समाज में आसपास में साफ सफाई में कमी आने लगी, तंग गलियाँ रहने लगी, लोगों का अतिक्रमण बढ़ गया, घरों को बनाने में पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, और धीरे धीरे मकान जर्जर होने लगे और सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। जलवायु परिवर्तन भी इसका मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें वर्षा की कमी यानी वर्षा कम होने लगी, नदियां सूखने लगी। जैसे आपने सरस्वती नदी के बारे में हरियाणा में पढ़ा है कि सरस्वती नदी की अब दोबारा खुदाई हरियाणा सरकार ने शुरू करवाई है, क्योंकि सरस्वती नदी के सूखने से, यानी आपने पढ़ा था कि पुरानी सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे पर बसी थी। क्यों बसी थी? क्योंकि वहाँ से उनको अपने पीने का पानी, खेती करने के लिए सिंचाई का पानी, अन्य स्रोतों के लिए पानी मिल जाता था, और जो कि उनके लिए वैल्यूएबल था। अब वही सूख जाएंगी तो सभ्यता का पतन तो होगा ही। नेक्स्ट, बाढ़ भी इसका मुख्य कारण माना जाता है। मोहनजोदड़ो और लोथल और चंदूड़ो नामक स्थलों से प्रमाण मिले हैं कि बाढ़ की वजह से
इस सभ्यता का पतन हुआ है। व्यापार में कमी भी एक और कारण माना जाता है। आपने पढ़ा कि इस सभ्यता का व्यापार बहुत से देशों के साथ होता था, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक तंगी महसूस होने लगी लोगों को, यानी पैसे की कमी से जीवन स्तर गिरता चला गया और लोगों की हेल्थ गिरती गई और वो उनकी जो जीने की उम्र है वो घटती चली गई। और उसके बाद महामारी, अभी आपने कोरोना महामारी के बारे में पढ़ा था, सुना भी था। महामारी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक ही दम एक साथ बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। तो महामारी की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हुआ माना जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल एक साथ मिले हैं खुदाई में। वो दिखाते हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी से, सर्वेक्षण बताते हैं कि ऐसी एक बीमारी, मलेरिया जैसी बीमारी से उन लोगों की संभवतः मौत हुई होगी, जो कि एक महामारी उस समय बनी, क्योंकि बहुत से लोग एकदम मारे गए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज का कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार आप चुटकियों में अध्याय 1 आप याद कर पाए। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।